डॉन 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 को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पत्रकार पद्मकांत त्रिवेदी बोल रहा हूं। नमस्कार जी पत्रकार महोदय, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हर पत्रकार की। आप दाऊद इब्राहिम जी ही बोल रहे हो? यहाँ कोई शक? आपने लास्ट में कौन से पत्रकार से इंटरव्यू आपने दिया था, वो नाम आप बता सकेंगे? क्योंकि मैं भरोसा कर दूं अगर, मगर हमारे व्यूअर्स कैसे भरोसा कर पाएंगे कि आप खुद बोल रहे हो? लास्ट टाइम काफी साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे को। आपकी बात मानते हैं? आई थिंक शीला भट्ट से भी आपने इंटरव्यू दिया था। तभी मैंने कोई रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं दिया था, तभी वो चेंज नहीं दिया था। अच्छा, अभी रमजान का महीना चल रहा है और मैं ये भरोसा करूंगा कि आप रमजान महीने में जो भी बोलेंगे, मेरे साथ जो भी बातचीत करेंगे, आप सच्चाई ही बताएंगे। मुझे गोली खाने का डर नहीं है, पार्टी करने का डर नहीं है। अगर होता तो मैं आपकी बात ही नहीं करता। थोड़ी बहुत इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं है, थोड़ी बहुत तो इज्जत रखो। अभी पाकिस्तान बोल रहा है कि आप पाकिस्तान में नहीं है और भारत ये दावा कर रही है, भारत सरकार, की आप पाकिस्तान में कराची में है, मगर आप कराची में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो या कहाँ पे रहते हो, वो आप कहाँ आप बताएंगे? जी देखिए, ये सारी नौबत आती ही नहीं थी अगर कुछ साल पहले अगर भारत सरकार ने मेरी बात मान ली होती। हमारी किस जेठमलानी जी से बात हुई थी, आप उनसे अगर आप कांटेक्ट कर पाए तो उनसे पूछिएगा कि मैं इंडिया आने के लिए रेडी था। अभी हिंदुस्तान के जो मशहूर लॉयर है राम जेठमलानी ने दावा किया है कि आप उन्हें लंदन में मिले थे। क्या ये सच है? उनके पास सारी डिटेल्स मेरी अवेलेबल है। राम जेठमलानी ने यह दावा भी किया था उस वक्त आप सरेंडर करना चाहते थे, मगर नो जेल नो टॉर्चर की आपने शर्त रखी थी और शरद पवार ने उनको नकारा। ये सच है? मेरी सिर्फ इतनी मुझे तो इतना ही चाहिए था कि बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा नाम नहीं है। मैंने काम, मैं मासूमों की जान नहीं लेता हूँ। हाँ, लेकिन जो भी मेरे धंधे के आ रहे आएगा मैं उसे भी नहीं करता। मगर अमेरिका भी मानता है कि अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप से आपकी लिंक है। यूनाइटेड स्टेट ने 2003 में आपको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया है, तो अमेरिका भी ये आपसे अन्याय कर रहा है, ये आपका कहना है? जी, मैं सिर्फ बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करना जानता हूँ, और इसके अलावा मुझे कौन आतंकवादी है, कौन क्या है, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपको डर लग रहा है? ऐसे आपके खिलाफ यहाँ भी प्रचार होता है, आपके जो आपके दुश्मन है वो लोग भी ये बोलते हैं, ये सही है? जी, अगर वो डरने जैसी कुछ बात होती तो पहले आप मुझ तक पहुंचते तो दिखेंगे। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक, सामने आके बात कर रहा हूँ। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मिले थे, क्या आपको मिलने की कोशिश की थी? मैं देखिए आपसे कुछ इतना डिटेल में बात नहीं करना चाहता हूँ कि कौन मुझसे मिला था, कौन मुझसे नहीं मिला था, किसने मुझसे मिलने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ ये बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, मैं धंधा करना जानता हूँ। आप धंधा करना चाहते हैं, आप क्रिमिनल नहीं है। 93 के मुंबई ब्लास्ट के में आप इन्वॉल्व नहीं है, शामिल नहीं है, आपका कहना है। मगर ललित मोदी के पास से 1000 रुपये, आप आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में भी आपका नाम उछाला गया है। क्या ये सच है कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में आप भी थे? जी देखिए, मेरे नाम का अचरा पूरा दुनिया ने किया और हर कोई एक डॉन बनना चाहता है जी। और जो भी है, अगर मैं कबूलत करता हूँ या मैं मान लेता हूँ इस चीज को, इससे मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, कम नहीं होती।
ललित मोदी के पास से आपने 1000 करोड़ रुपए आपने मांगे थे और उन्होंने दिए अभी, ये सही है? जी, वो मसला पूरा अलग था। वो मेरे धंधे की बात थी, इसके अलावा मुझे उसका कोई लेना देना नहीं था। 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। दिलीप वेंगसरकर ने कहा था कि 1986 में दाऊद इब्राहिम शारजाह में जो मैच खेली जा रही थी, इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुए थे और सभी प्लेयर को एक एक कार ऑफर किया था अगर वो पाकिस्तान को मैच हराता है। क्या ये सच है दिलीप वेंगसरकर का दावा? मेरा बॉलीवुड और क्रिकेट के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं इन दोनों ही चीजों को पसंद करता हूँ और ये अलग बात है कि उसके रिगार्डिंग में क्या जानना चाहता हूँ, ये बातें मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जाने। दुनिया ये भी जानना चाहती है कि कई क्रिकेटर, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन से आपके करीबी नाता रहा है। ये सच है? इंडियन पॉलिटिशियन भी आपसे नाता रखते हैं कई कुछ लोग? मुझे आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। हाँ जी। आपकी डॉटर की जब शादी हुई थी पाकिस्तान में जावेद मियादाद के पुत्र के साथ, तब आईएसआई के टॉप ऑफिसर आपकी ये शादी में मौजूद थे। क्या आईएसआई से आपके करीबी नाते रहे हैं? जी, मेरे रिलेशन मैंने हर एक तरफ मेंटेन रखने का कोशिश किया था। 93 के पहले मेरा सब कुछ सबके साथ मेरा सही उठना बैठना था, बट ऐसे संगीन हालत के बाद ही मुझे सारे मेरे फैसले बदलने पड़े। अभी छोटा शकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जब हम 1993 में वापस आना चाहते थे तब तुम लोगों ने और तुम्हारी पत्रकार जी मैं आपको फोन करता हूँ सामने से, पत्रकार जी मैं आपको फोन करता हूँ। नहीं, मैं पत्रकार की हैसियत से मैं आपको सवाल जवाब कर रहा हूँ और ये अदालत भी नहीं है। न तो मैं आपसे प्रभावित हूँ न तो आपसे भयभीत हूँ। मैं मेरा पत्रकार का धर्म बजा रहा हूँ। आपको अगर जवाब देना है तो मैं एक सवाल मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको फोन कर रहा हूँ वापिस। सही बात है। छोटा शकील ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया अभी कि जब हम 1993 में वापस आना चाहते थे तब तुम लोगों ने और तुम्हारी सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी। भाई ने लंदन में राम जेठमलानी से बात भी कर ली थी, बात हो गई थी, लेकिन तुम्हारी मिनिस्ट्री और अडवाणी ने खेल बिगाड़ दिया। ये सही बात है छोटा शकील की, अडवाणी ने खेल बिगाड़ दिया? मैं कभी इंडिया आने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगर आपको फिर से ये बोला जाए तो आप इंडिया वापिस आना चाहते हो? ये उनका सबसे बड़ा एजेंडा था और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ तो मैं इस बारे में सबसे पूछता हूँ। छोटा शकील ने बताया था कि दाऊद मैं आपको फोन करता हूँ, मुझे इसका समझ लीजिए, मैं आपको फोन करता हूँ। हेलो, मेरी आवाज सुनाई देती है आपको? मैं आपको फोन कर रहा हूँ, आज ही सुनाई दे रहा हूँ, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मैं फोन कर रहा हूँ। आईपीएल की स्पॉट्स फिक्सिंग में आपका नाम है ऐसा इंडियन गवर्नमेंट लागे છે કે ફોન કટ થઈ ગયો અને સતત પોતા એક બિઝનેસમેન છે એવી વાત દાઉદ ઇબ્રાહિમ કરી રહ્યા હતા। આપણી સાથે ફોન લાઈન ઉપર ઉપલબ્ધ છે सूफी संत महबूब अली सूरतથી। આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું। सूफी संतजी जी नमस्कार। દાઉદે હમણાં વાત કરી અને એમને એમ કીધું કે મેં સામેથી ફોન કર્યો છે ને તમને શું પુરાવો જોઈએ કે હું દાઉદ બોલું છું। તેમણે છેલ્લે કયા પત્રકારને ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો તો એ જણાવવાની પણ કોશિશ કરી અને એમ કીધું કે હું ક્રિમિનલ નથી, બિઝનેસમેન છું। રમજાન માસ ચાલી રહ્યો છે, એને કીધું કે નિર્દોષ લોકોની ક્યારે હત્યા કરતો નથી। હા, રાઇવલ ગ્રુપમાં આવું થતું હોય છે, ગેંગ વોર થતી હોય છે। શું કહેવું છે આપનું? हेलो સુફી સંજી, દાઉદ નો હમણાં ફોન આવ્યો હતો અને એમને એમ વાત કરી કે પોતે બિઝનેસમેન છે। ફરીથી એમની સાથે વાત કરી રહ્યા છે, એમનો ફોન ફરીથી આવ્યો છે। નમસ્કાર
मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? आगे सुनाई दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट का ये एलिगेशन भी है और अमेरिका भी ये मानता है कि अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ आपकी लिंक है। आप बता रहे हैं आप बिजनेसमैन है, मगर अमेरिका मानता है कि आपका संबंध लादेन से भी दूसरा था। मसला है, वो दूसरा मसला है मेरा किसी के साथ ऐसा टेररिज्म, ये पूरा अलग मैटर है। और अब मुझसे अगर कोई गंदे की बात करता है तो मैं डील करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। आप मानते हो, मैंने आपको सीधी बात बताई। आप मानते हो कि कश्मीर हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान में को अपने कब्जे में जो कश्मीर है वो भी हिंदुस्तान को देना चाहिए, आप मानते हो? ये मुझे ये सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। कंट्रोवर्सी में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं? चाहता हूँ कि कश्मीर हिंदू, भाई वो कश्मीर कहीं पे भी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। दीपिका पादुकोण एक फिल्म बनाना चाहती थी और वो फिल्म के लिए आपसे पैसे मांगे थे, ऐसे एक रिपोर्ट अखबारों में आया था। दीपिका पादुकोण ने आपका कांटेक्ट कभी किया था? क्या हो गया साहब? दीपिका पादुकोण एक फिल्म बनाना चाहती थी और वो फिल्म के लिए आपसे पैसे मांगे थे, ऐसा एक रिपोर्ट एक अखबार में आया था। क्या दीपिका पादुकोण ने कभी आपसे कांटेक्ट किया था? जी नहीं। सलमान खान को जब सजा हुई थी एक्सीडेंट केस में, हिट एंड रन केस में, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? सलमान ने या उनके किसी करीबी ने आपका कांटेक्ट किया था? हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, अभी सुनाई दे रही है। हमारे गुजरात के माइनॉरिटी सेल के सूफी संत महबूब अली जी, जो मुस्लिम है, एक लीडर है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप बात करेंगे उनसे भी? ये कौन है? संत महबूब अली जी, जो भारतीय जनता पार्टी लघुमती सेल है यहाँ के गुजरात के, उनके चीफ है, वो आपसे एक मुस्लिम होने के नाते कुछ बात करना चाहते हैं। बड़े आदर के साथ वो बात करेंगे आपसे, वो कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सियासती लोगों से बात करने में मुझे पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेद प्रताप वैदिक अगर आप ही सही से मिल सकता है तो सूफी संत आपसे बात क्यों नहीं करना चाहते? आपको नहीं करनी है तो बात अलग है, मगर वो करना चाहते हैं तो आप बात करेंगे? फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पत्रकार जी, मैंने आपको पहले बताया, मैं पत्रकार लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। इस वजह से मेरी मनीष के साथ ही बात उसी मसले में हुई थी। मैंने जबान दी थी, इस वजह से मैं आपको 15 मिनट का मैंने टाइम दिया है। लेकिन मुझे शकील ने भी मना किया था, यूनिट ने भी मुझे मना किया था इस बात की। अच्छा, मैं आपकी काम करवाना है, इस वजह से मैं 15 मिनट के लिए वक्त देने के लिए आपको तैयार हूँ। नहीं, आपने जुबान दी थी, आपने फोन किया, 15 मिनट आप दे रहे हो, वो अच्छी बात है, मगर आपकी हेल्थ अभी कैसी है? आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, ऐसे कुछ रिपोर्ट आए थे अखबारों में, वो सही है? क्या है? आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है अभी, क्या ये सच है? इस दुआ, आप लोगों की दुआ से अभी तक मैं एकदम सही सलामत हूँ और इंशाल्लाह मैं आगे भी सही सलामत ही रहूंगा। आप सही सलामत है, आपको आपकी हेल्थ अच्छी है, ये आपका कहना है, चलो हम मान लेते हैं। मगर ललित मोदी IPL स्पॉट फिक्सिंग के जो एलिगेशन हुए, जो उसके बारे में आप कोई खुलासा करना चाहते हैं अभी? ये देखिए, ललित मोदी के साथ हमारा पैसों का डील था, उसके अलावा हमारा कुछ भी मतलब कोई भी लफड़ा नहीं था उसके साथ। बस वो पैसों देने में वो देरी कर रहा था, इस वजह से हमारा तकलीफ यही हो रही थी। और दूसरा, हमारा कोई मसला नहीं था, अभी सब कुछ सेटल हो चुका है इस बारे में। आपको ये डर सता रहा है कि जैसा हाल लादेन का हुआ, अमेरिका ने लादेन को ढूंढ निकाला, कहीं भारत सरकार आपको ढूंढ निकालेगी, आपको पकड़ लेगी, आपको हिंदुस्तान ले जाएगी, ये डर रहता है आपको? जी नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं रहता।
आप हिंदुस्तान वापस 1993 में वापस आना चाहते थे क्योंकि आप हिंदुस्तान की धरती पे से पैदा हुए थे और हिंदुस्तान की धरती पे आप दफन होना चाहते हैं, ये सही है? 29,000 करोड़ का मेरा इंडिया में इन्वेस्टमेंट है और आज भी मेरे टेंडर से चल रहे हैं। मैं बस उसी मसले के लिए इंडिया में वापस आना चाहता था और मैं मेरा अच्छा था, सब कुछ काम चल रहा है, मुझे उस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। मैं बहुत सालों पहले की बात आपको याद दिला रहा हूँ कि जब गुजरात पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था तब जमालपुर एरिया में आपकी वो पुलिस वाहन में आप जा रहे थे कोर्ट में, तब आलमगीर ने फायरिंग किया था। आलमगीर से आप बहुत डरते थे उस वक्त, क्या ये आलमगीर से डरते थे, ये बात सही है? ये इंडिया का हर डॉन मेरे से मार खाया है, हर डॉन मेरे से मार गया, वो चाहे कितना भी बड़ा हो। आपको डर किस बात का जिंदगी में रहता है? कभी भी डर, क्योंकि कोई कभी भी कितना भी बड़ा डॉन हो मगर जिंदगी में एक डर रहता है उनको। आपको मैं बिल्कुल निखालस भाव से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बेवकूफ पीने वाला आदमी हूँ, अपना धंधा करना जानता हूँ, धंधा करता हूँ, काफी के आराम से रहता हूँ। अब फिर से अगर भारत वापिस आने की अगर कोई ऑफर आती है तो आप क्या करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसी कोई बात ही मेरी नहीं है। अब आप भारत वापिस नहीं आना चाहिए, पक्का है आपका इरादा? अभी तक मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं। हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? वो उनका काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मगर एक पॉलिटिशियन की वजह से, आप बिजनेसमैन है तो पॉलिटिक्स से भी आपको थोड़ा लगाव होगा। नरेंद्र मोदी इंसान आपको कैसा प्राइम मिनिस्टर लग रहा है? सियासी लोगों से मैं दूर रहता हूँ, सियासी लोगों से मैं दूर रहता हूँ, वो कभी भी पलटते हैं, मेरे धंधे में दुकान की फैली जाता है। अभी आपने बताया कि हिंदुस्तान में आज भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आप धंधा करें, आप बिजनेसमैन है, बॉलीवुड और स्टॉक मार्केट दोनों में आपका पैसा लगा हुआ है। ये हर बार ये एलिगेशन भी आ रहा है आप बिजनेस हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी कर रहे हो और स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, ये सही है? यहाँ मेरा हर जगह पे इन्वेस्टमेंट है, भारत में आज भी है। आपकी अगर गुजरात की बात करें तो पैसा जो आंगड़िया की आप धंधा करते हैं गुजरात में। मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, फिर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। और मुझे किसी बात का खौफ ही नहीं है। नहीं, आपको खौफ नहीं है, फिर भी एक छोटा सा सवाल आपसे है, हिंदुस्तान में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मेरा इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज। मैंने आपको बताया मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 24,000 करोड़ से ज्यादा मैंने पैसा मेरा इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब कि एक रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है, उनकी पैरेलल बिजनेसमैन की तरह आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हिंदुस्तान के अलावा कौन से देश है जहां आप बिजनेस करते हो? मेरा दुबई में बिजनेस है, मेरा अफ्रीका में बिजनेस है, मॉरिशस, बांग्लादेश, ऐसे देशों में है आपका इन्वेस्टमेंट? मेरा हर कंट्री में कुछ ना कुछ मेरा बिजनेस फैला हुआ है। मैं अगर आपको गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। छोटा राजन गैंग फिर से एक्टिव हुई है। छोटा राजन गैंग से आपको कुछ डर लगता है या नहीं? जो बिल में छुप के बैठा हुआ है और मुझे उसकी पड़ी भी नहीं है। आपको हिंदुस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? जिस दिन दिखेगा उस दिन मरेगा। आपको हिंदुस्तान कब छोड़ना पड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा? લાગે છે કે ફોન ઉપરનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે। મહેબૂબ અલીજી, શું પ્રતિક્રિયા છે? દાઉદે જે વાત કરી આપે પણ સાંભળી હશે, આપની શું પ્રતિક્રિયા છે?
સૌથી પહેલા તો એક સંશોધનનો વિષય છે કે હકીકતમાં એ દાઉદ ઇબ્રાહીમનો જ અવાજ હતો કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ હતી. આપણે જાણવાની કોશિશ કરી કે આ દાઉદ ઇબ્રાહીમ જ છે કે એના અવાજમાં કોઈ બીજી વ્યક્તિ વાત કરી રહી છે, પણ માની લો કે એ દાઉદ છે અને એને જે વાત કરી છે અંગે તમારું શું કહેવું છે? હા, એ ખરેખર દાઉદ ઇબ્રાહીમ જ હોય તો એને જે પ્રકારના જવાબો આપ્યા એ જવાબો એ સ્વાભાવિક એણે બહુ સમજી વિચારીને અને કંઈક સલાહકારોની સલાહ લઈને જવાબ આપ્યા હોય એવું લાગ્યું. ઓબ્વિયસલી છે કે જે પ્રકારના આક્ષેપો ભારત સરકાર એની પર કરી રહી છે કે જે પ્રકારની ટેરરિસ્ટ કે અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ, ઓબ્વિયસલી ના જ પાડે કે ભાઈ મારું આ પ્રકારનું કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી. પરંતુ આમ છતાં પણ ભારત સરકાર અને એની પાસે જે પ્રકારના પુરાવાઓ છે એના અનુસંધાનમાં જો ભારતમાં એમને આવવું હોય તો અહીંયાની ન્યાયિક પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવું પડે. અહીંયાની જે કોર્ટ પ્રણાલી અને જે પ્રકારના નિયમો છે એ તમામમાંથી પસાર થઈને પછી જ ત્યાંથી અહીંયા જો ક્લીન ચીટ મળે કે સજા મળે એ અહીંયાની કોર્ટ જ એના માટે નક્કી કરી શકે. સુફી સંજી, એક સવાલ મેં એમને એમ પૂછ્યો હતો કે પત્રકાર વેદ પ્રતાપ વૈદિક હાફિઝ સઈદને મળ્યા હતા, શું તમને મળવાની કોશિશ કરી હતી? તો એમને કીધું કે હું એ અંગે કંઈ કહેવા માગતો નથી. એમણે એનો જવાબ આપવાનો ટાળ્યો હતો. લલિત મોદીના સંદર્ભમાં પણ એમને સવાલ પૂછ્યો તો સૌથી પહેલાં હાફિઝ સઈદને વેદ પ્રતાપ વૈદિક મળ્યા હતા, એ સંદર્ભમાં સવાલનો જવાબ આપવાનું ટાળ્યું હતું. એક દેશના હિતમાં દાઉદને પાછો ભારત લાવવા માટે કદાચ જો તમને મળવાનું કહેવામાં આવે કે તમને મળવાની તક મળે તો દાઉદને કન્વિન્સ કરવાની આપણી તૈયારી ખરી? ચોક્કસ. જેવો આજે તમારો મારી પર ફોન આવ્યો કે ભાઈ આ પ્રકારે ફોનો છે અને દાઉદ ઇબ્રાહીમ સાથે આ વાત કરવાની છે, તો આપ જાણો છો મેં એક પણ સરની રાહ જોયા વગર આપણે તરત હા પાડી દીધી. જ્યાં દેશ હિતની વાત હોય, સમાજના હિતની વાત હોય અને આતંકવાદ અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સામે લડીને અને જ્યાં સુધી બને સકારાત્મક શક્તિઓથી એને સમજાવીને પ્રેમથી, ભાઈચારાથી સદભાવના પ્રસ્થાપિત કરવી એ એક આપણું ધ્યેય હોય છે. અને એના બાબતમાં જો ક્યારેક ભવિષ્યમાં મળવાનું પણ થાય તો દેશ અને સમાજના હિતમાં હું એને મળવા માટે તૈયાર છું. દાઉદે જે કામો કર્યા છે, જે કરતૂતો કર્યા છે, જે એની સામે એલિગેશન છે, શું ઇસ્લામ એને મંજૂરી આપે છે ખરું? સવાલ જ નથી. એના વિશે એક ખૂબ જ સંશોધનાત્મક પુસ્તક ફતવા ઓન ટેરરિઝમ એન્ડ સુસાઇડ બોમ્બિંગ 600 પાનાનું એક સૂફી સ્કોલરે લખ્યું છે અને કુરાન અને હદીસના તમામ શ્લોકોથી સાબિત કર્યું છે કે આતંકવાદ અને સુસાઇડ બોમ્બિંગ એ ઇસ્લામમાં સ્ટ્રિક્ટલી હરામ છે અને જે પણ આવી પ્રવૃત્તિ કરે છે એ મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબના ફરમાન પ્રમાણે એ નર્કમાં જશે. એ પછી ગમે તેટલો નેક માણસ હોય, પરંતુ જે આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં હોય તો તે નર્કમાં જશે અને મુસ્લિમ નથી. એટલે ટૂંકમાં આ પ્રવૃત્તિને ઇસ્લામની સાથે જોડી જ ના શકાય. ક્યાંક તો ક્રિમિનલ તત્વો પોતાના લાભ માટે અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરે છે અને કેટલાક સ્થળોએ ક્રિમિનલ તત્વોને જ્યાં ધાર્મિક લિબાસ પહેરવામાં આવ્યો છે એને લોકો આતંકવાદી કહે છે. આતંકવાદ એ બીજું કંઈ નથી, ક્રિમિનલ તત્વોને પહેરવામાં આવેલો ધાર્મિક લિબાસ છે. એટલે ટૂંકમાં આને ધર્મથી કે મذહબથી કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી. પોતપોતાના સ્વાર્થ ખાતર કેટલાક લોકો આવી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય છે. ક્યાંક સપોર્ટ કરતી હોય છે, જે રીતે અમેરિકાએ અફઘાનિસ્તાનમાં મુજાહિદીનને સપોર્ટ કર્યો, જે રીતે સિરિયામાં સપોર્ટ કર્યો. એ ટૂંકમાં ક્યારેક પોતાના લાભ ખાતર અમુક માનવતાઓ પણ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપતી હોય છે. અને એટલા માટે જ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબે અમેરિકામાં કીધું હતું કે ગુડ ટેરરિઝમ, બેડ ટેરરિઝમ જેવી વસ્તુ ના હોવી જોઈએ. ટેરરિઝમ એટલે ટેરરિઝમ. જ્યાં તમને ફાયદો થાય ત્યાં ગુડ ટેરરિઝમ, જ્યાં તમને નુકસાન થાય ત્યાં બેડ ટેરરિઝમ, એ વસ્તુ ના હોવી જોઈએ. આતંકવાદનો પ્રમાણિક નરેન્દ્રભાઈ મોદી અંગે પણ સવાલ પૂછ્યો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે એક વ્યક્તિ તરીકે કેવા લાગ્યા, તો એનો જવાબ એમને એમ કીધું કે રાજકારણીઓથી હું એક અંતર રાખીને જીવું છું અને રાજકારણીઓ સાથે હું મેં આપણી સાથે પણ વાત કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ કોઈ પણ રાજકીય નેતા સાથે તેઓ સંબંધ રાખવા માગતા નથી તેવી તેમને વાત કરી. હા, આઈપીએલ ફિક્સિંગમાં લલિત મોદી સાથે 1000 કરોડ રૂપિયા પડાવ્યા હતા એ સવાલ અંગે તેમણે મોગમ જવાબ આપ્યો કે મારો બિઝનેસ હતો એમ કહીને તેમને આડકતરી કબૂલાત કરી. મેં એમને એમ પણ સવાલ પૂછ્યો સુફી સંજી કે आपकी हेल्थ बिगड़ी हुई है, क्या ये सच है? तो एमने जवाब आप्यो कि अल्लाहनी मेहरबानी ने आप लोगों दुआथी मारी तबियत एकदम सारी है, एकदम फिट छूँ. મને લાગે છે કે હિન્દુસ્તાની ધરતી પર જન્મ લેનાર દાઉદ ઇબ્રાહીમની અંતિમ ઈચ્છા પણ દફન થવાની, હિન્દુસ્તાની ધરતી પર દફન થવાની ઈચ્છા હોય એમ લાગે છે. શું આપ જેવા મુસ્લિમો એમને દફન થવા માટે જગ્યા આપશો હિન્દુસ્તાનમાં?
જો ભારત એક એવી ભૂમિ છે કે ભારતની ભૂમિની પ્રશંસા 1400 વર્ષ પહેલા મોહમ્મદ पैगंबर સાહેબે અરબસ્તાનમાં પણ કરેલી કે મુझे हिंदुस्तान से अमन और शांति की खुशबू आ रही है। એટલે ભારતની ભૂમિથી પ્રેમ હોય। બહાદુર શાહ જફરે બી કીધું હતું કે 2 ગજ મિલ जाए मुझे वतन में दफन के लिए। તો ભારતથી પ્રેમ હોય એ ભારતની વિશેષતા છે, પરંતુ એને અહીંયા ત્યારે જ આવાય જ્યારે ભારતના કાયદાઓને અને આ દેશની જે પ્રણાલી છે, ન્યાયિક પ્રણાલી છે, એની કદાચ પાકિસ્તાનમાં કે કોઈ પણ દેશની અંદર એ મૃત્યુ પામે તો દફન થવા માટેની એની અંતિમ ઈચ્છા એને દફનાવવામાં આવે હિન્દુસ્તાની ધરતી પર, એવી જો એ વાત કરીને ગયા હોય તો એ સંજોગોમાં જે રીતે અક્ષરધામના ટેરરિસ્ટ માટે કબ્રસ્તાનમાં જગ્યા આપવા માટે કેટલાક મુસ્લિમ આગેવાનોએ ના પાડી હતી, એ રીતે અહીંના મુસ્લિમોનું રિએક્શન શું હશે દાઉદ માટે? હું માનું છું કે કોઈ પણ મુસ્લિમ હોય કે હિન્દુ હોય કે કોઈ પણ હોય, જ્યાં સુધી ભારતને વફાદાર નથી અને જ્યાં સુધી આવા પ્રકારના ગંભીર આક્ષેપો ભારત દેશની વિરુદ્ધમાં એની સામે હોય, તો એના માટે કોઈ પણ સોફ્ટ કે સિમ્પથી હોય જ ના શકે। હા, એને સુફી સંજી, મારો અવાજ સંભળાય છે આપને? એને સજા આપે કે નિર્દોષ જાહેર કરે, અને પછી એના માટે જે કઈ એને અહીંયા રહેવું હોય તો કે પછી અહીંયા એને સજા પ્રાપ્ત થાય, જે કંઈ પણ હોય એ એની પ્રણાલીમાંથી પસાર થયા પછી જ એ નિર્ણય લઈ શકાય। સુફી સંજી, મારો બીજો પણ એક મહત્વનો સવાલ છે કે દાઉદ બોલું છું એમ કહીને વાત કરી ટેલિફોન ઉપર, ક્યાંથી નંબર મેળવ્યો હશે ખબર નથી, પરંતુ એનો મેસેજ આવ્યો કે હું વાત કરવા માગું છું, અને એને કેમ આ વાત કરી, શું કરી, કેવી રીતે કરી, પણ એને જે વાત કરી અને જો એ દાઉદ જ છે, કદાચ ન હોય તો પણ એ મીડિયા સાથે આવી બનાવટો થતી હોય છે ઘણી વખત, મીડિયા એના માટે કસૂરવાર નથી હોઈ શકતું, પરંતુ દાઉદના મનમાં રામ જેઠમલાણી જો લંડનમાં દાઉદને મળી શકતા હોય, જો વેદ પ્રતાપ વૈદિક પાકિસ્તાન જઈને હાફિઝ સઈદ ભારતના એક નંબરના દુશ્મનને મળી શકતા હોય, તો દાઉદ સાથે એક પત્રકાર વાત કરે, આ પહેલો બનાવ નથી। ભૂતકાળમાં ઘણા બધા પત્રકારો ઇન્ટરવ્યૂ જઈને પાકિસ્તાનમાં જઈને લઈ આવ્યા છે, ઘણા બધા પત્રકારોએ દાવા કર્યા છે કે દાઉદ સાથે ઇન્ટરવ્યૂ લીધા છે, અને દાઉદ સાથે ઇન્ટરવ્યૂ લીધા છે એની ખરાઈ પણ કોઈ એવી સાબિતી હોઈ શકે નહીં, કારણ કે દાઉદનો ફોટો પણ ભારત સરકાર પાસે નથી, એ જરીપુરાનો ફોટો ચાલે છે। એક અનુમાનને, એક તર્કને, એક પત્રકારત્વના ધર્મ તરીકે આખો ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવ્યો, આ ઇન્ટરવ્યૂને આપ કઈ રીતે મૂલવો છો? જે પ્રકારના તમે પ્રશ્નો કર્યા, ગાગરમાં સાગર પ્રમાણે તમામ પ્રશ્નો જે ખરેખર એક ભારતીય પત્રકારે કરવા જોઈએ એ તમામ પ્રશ્નો તમે કર્યા છે, એ માટે હું આપની અંતઃકરણપૂર્વક સરાહના કરું છું। અને ભલે મેં તમને પહેલા જ કીધું કે સંશોધનનો વિષય છે કે એ વ્યક્તિ કોણ હતું, પરંતુ સુફી સંજી કે એક ભારતીય હોવાનું મને ગર્વ છે કે એક પત્રકારનો ધર્મ બજાવ્યો, અને એક ભારતીય તરીકે, એક રાષ્ટ્રભક્ત તરીકે દાઉદની સાથે સવાલ, મેં એમને એમ પણ કહ્યું કે હું તમારાથી ન તો ભયભીત છું, ન તો હું તમારાથી પ્રભાવિત છું, અને પત્રકાર કોઈનાથી પ્રભાવિત થતો નથી, કોઈનાથી ભયભીત થતો નથી, તો જ એ પત્રકારના ધર્મને એ અદા કરી શકે છે, અને એક આ નમ્ર પ્રયાસ અમારો પત્રકારત્વના ધર્મને અદા કરવા માટેનો હતો। આ સાથે અહીં એક એક્સક્લુઝિવ દાઉદ સાથેનો ઇન્ટરવ્યૂ, દાઉદ બોલ રહા હું, એ દાઉદ સામે છેડે છે કે કેમ, એ સંશોધનનો વિષય છે, સુફી સંજીએ કીધું। સુફી સંજી અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા, એ બદલ આપનો આભાર। માની લો કે આ દાઉદ છે અથવા તો નથી, ઘણા બધા પત્રકારો આ પ્રકારના ઇન્ટરવ્યૂ પત્રકાર તરીકે લીધા છે, અને એમાં પણ શંકા હતી કે ખરેખર દાઉદ હતો કે કેમ, પણ દાઉદે જે રીતે વાતચીત કરી, જે રીતે ચર્ચા કરી, જે રીતે છેલ્લે કયા પત્રકારની ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો, બધી વાત કરી, એ જોતાં થોડીક પણ એમ માનવાને કારણ મળે છે। અહીં સાથે ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ। ડોન કો પકડના મુશ્કેલી નહીં, નામુમકિન હૈ, પરંતુ નિર્માણ ન્યૂઝ ચેનલ પર દાઉદ પકડાયો, ફોન પર વાતચીત થઈ, અહીં ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ। डॉन 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 को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।